सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैनेजमेंट इज द फोर्स विच लीड, गाइड एंड डायरेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। डिस्कस दिस स्टेटमेंट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन टूडेज बिजनेस एनवायरमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये हाईलाइट करता है कि मैनेजमेंट एक की फोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे, और ये सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करता है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ताकि हम रिसोर्सेज को तरीके से लगा सकें और अपने ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अप्रोच कर सकें। यहाँ पे इसका डिटेल ब्रेकडाउन दे रखा है। लीड्स मैनेजमेंट जो है वो क्रूशल रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन प्रोवाइड करने में, क्योंकि वो विजन सेट करता है और मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को, एंड इंस्पायर भी करता है फॉर अ टीम वर्क एंड डेडिकेशन। गाइड मैनेजमेंट एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसी भी ऑपरेशन के लिए कि किस तरीके से आपको रिसोर्सेज का यूज़ करना है, क्योंकि मैनेजर खुद से डिसाइड करता है हाउ टू यूज़ अ फाइनेंशियल, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज। ये पॉलिसी डेवलपमेंट करता है, मतलब मैनेजर खुद से स्टैब्लिश करता है क्लियर पॉलिसी एंड प्रोसीजर ताकि कंसिस्टेंसी रहे और फोकस रहे। देन डायरेक्ट मैनेजमेंट इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन एंड अलाइनमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स। वो ध्यान रखता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स हैं, वो जितने भी लोगों के एफर्ट्स हैं वो एक डायरेक्शन में लगे और वो डायरेक्शन हो कि ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करना है। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन टूडेज बिजनेस इन्वायरमेंट। अब क्या इन्वायरमेंट, मतलब मैनेजमेंट की आज के इन्वायरमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अचीवमेंट ऑफ गोल। देखो, मैनेजमेंट ये चीज़ ध्यान रखता है कि जितने भी एफर्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में लगे, और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करता है रिसोर्सेज का, जैसे कि हमारा टाइम, मनी, मैन पावर है वो कि स्केयर रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन हो, और जो भी वेस्ट है उसको भी रिड्यूस करता है। अडॉप्टेड टू चेंजेस। अब हमारा इन्वायरमेंट ऑलरेडी इतना डायनेमिक है, तो इस डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क करने के लिए मैनेजमेंट हेल्प करता है कि जो एम्प्लॉय हैं वो इतने डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम कर सके। दूसरा, एजिलिटी एंड इनोवेशन। मैनेजमेंट एक एक कल्चर लेकर आता है कि लोगों के अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ आएँ, वो इनोवेटिवली सोचे, एआई वगैरह को अडॉप्ट करे। एफिशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, जैसे कि अभी बताया कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हमारे स्केयर हैं, तो इन रिसोर्सेज को एफिशिएंट यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है मैनेजमेंट, ताकि हमारे रिसोर्सेज जरा से भी वेस्ट ना हो। वेरियस मैनेजमेंट टेक्निक्स लगा के, जैसे जस्ट इन टाइम, रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स जो है वो मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करता है, फाइनेंशियल डेटा को देखता है, कस्टमर फीडबैक को देखता है, और उसके बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन लेता है। और अपने जो रिस्क हैं उनको भी एंटिसिपेट करता है, मतलब देखता है कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, और उसके बाद ही कोई प्लान बनाता है। एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट। मैनेजमेंट एक पॉजिटिव वर्क कल्चर इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसकी वजह से एम्प्लॉय मोटिवेट फील करते हैं, और अ, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन भी रहते हैं और उसकी ग्रोथ के लिए भी काम करता है। इसके साथ साथ मैनेजमेंट की वेरियस टेक्निक्स को लगा के हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका भी ग्रोथ हो और एक अच्छी स्किल्ड फोर्स बिल्टअप हो सके। देन मेंटेन अ कॉम्पिटिटिव एज। मैनेजमेंट इनिशिएटिव ला ला के अपने आप को कॉम्पिटिटर से आगे रखने की कोशिश करता है, और जिससे कि वो इनोवेशन और एफिशिएंसी यूज़ करता है। कस्टमर का फोकस। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिजनेस का मेन एम होता है, तो मैनेजमेंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। देन रिस्क मैनेजमेंट। पहले से अगर प्लानिंग करके रखते हैं तो हम पोटेंशियल रिस्क को हैंडल कर सकते हैं और क्राइसिस को भी हैंडल कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड डाइवर्सिटी। अब क्योंकि हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो क्रॉस कल्चर इफेक्ट तो पड़ता ही है, क्योंकि हमें डाइवर्स कल्चर के साथ काम करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट ये ध्यान रखता है कि कल्चर और जोग्राफिकल डिफरेंसेस ना हो और कोलैबोरेशन में काम हो। देन कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉडर्न मैनेजमेंट कॉर्पोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करता है और इंश्योर करता है कि वो एथिकल और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे काम करे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, एक्सप्लेन द रिक्विसाइट फॉर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम इंटीग्रेट करते हैं और अलाइन करते हैं सारे एफर्ट्स डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के, डिपार्टमेंट के, टीम के, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अकम्प्लिश करने में एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये इंश्योर करता है कि सारी एक्टिविटी सिंक्रोनाइज्ड हो और रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड हो, और कोई भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ना हो, और स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे। अब क्या क्या रिक्विसाइट है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की? इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के लिए हमें क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव चाहिए, हमारे सारे गोल ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। देन प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब
ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसी की तरफ सबके काम होना चाहिए। देन इफेक्टिव लीडरशिप, लीडर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो सारे एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए लीडर का एक अच्छा रोल होना चाहिए। कॉर्पोरेशन अमंग द डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोलैबोरेट करके चले रेदर देन कॉम्पिटिट। देन टाइमलेसनेस, कोऑर्डिनेशन जो है वो सही टाइम पे होना चाहिए ताकि कोई डिले ना हो और सारे जो टास्क है वो टाइम से कंप्लीट हो जाए। अडोप्टेबिलिटी, अब क्योंकि इन्वायरमेंट इतना डायनेमिक है तो फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी ही चाहिए। इंश्योर ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, हमें वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए टेक्नोलॉजी की, ताकि हम कोऑर्डिनेशन को और अच्छे से कर सकें। अब इसको मैंने एक टैबुलर फॉर्म में भी शो कर दिया है ताकि आप लोगों को आसानी रहे चीज़ें समझने में और याद करने में। देन आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number third. Mint's work has provided a unique explanation of what manager do in reality. Clearly examine Mint's work's managerial analyze in a light of the above state. अब इसका आंसर है हैरी मिंट्सबर्ग, अ रिनाउंड मैनेजमेंट स्कॉलर। उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालाइज प्रोवाइड किया था मैनेजर रोल का अपने वर्क में, दैट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट वर्क 1975। उनके अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है वो रियल टाइम वर्ड में अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करता है रेदर देन थ्योरेटिकल और आइडियलाइज्ड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। तो मिंट्सबर्ग मैनेजर वर्क बहुत ही डायनेमिक, डाइवर्स और फ्रेगमेंटेड तरीके से मैनेजमेंट के रोल को बताता है। पहला है मैनेजमेंट का रोल जो उन्होंने बताया है इंटरपर्सनल, दूसरा इंटर इन्फॉर्मेशनल एंड डिसीजनल। इंटरपर्सनल रोल जो है वो फोकस करता है रिलेशनशिप एंड इंटरैक्शन विद द अदर पीपल बोथ विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इन्फॉर्मेशन रोल जो है वो इन्वॉल्व उसके अंदर आता है कलेक्शन, dissemination and communication of information within and outside the organization. Decision role involve decision making and problem solving at various level. Then critically examination of Mintzberg managerial role. Mintzberg framework is highly influential, but it has also been subjected to various critique and interpretation. Let's examine them. First, realistic and practical understanding. जो सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है मिंट्सबर्ग का वो ये है कि उन्होंने जो रोल बताया है वो रियलिटी देता है मैनेजरल वर्क का। ही ऑब्जर्व मैनेजर इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफन इन अ रियल टाइम एंड कंक्लूड दैट देयर वर्क इज नॉट स्ट्रक्चर और प्रिडिक्टेबल, इंस्टेड फ्रेगमेंटेड एंड ड्रिवन बाय अनफोर्सीन चैलेंजेस एंड कैरेक्टर्स बाय मल्टीटास्किंग। उन्होंने जो मैनेजर का वर्क है वो बिल्कुल रियल वाला बताया है। उन्होंने रियल टाइम में चीज़ें देखी और उन्होंने ये चीज़ कंक्लूड करी कि मैनेजर का काम जो है वो स्ट्रक्चर या प्रिडिक्टेबल नहीं है बल्कि फ्रेगमेंटेड है और बहुत सारे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में उन्हें काम करना पड़ता है। उसका क्या आज रिलीवेंस है? अगर टुडेज वर्ड में उसका रिलीवेंस देखें तो आज के टाइम पे हमारे ये तो फैक्ट है कि हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और मैनेजर्स को इस अनप्रिडिक्टेबल चैलेंज रियल टाइम वर्ल्ड में काम करना पड़ता है और मल्टीटास्किंग भी करनी पड़ती है, जो कि मिंट्सबर्ग ने अपने काम में बताए हैं। ओवर इनसाइसेस ऑन इनफॉर्मेलिटी, मिंट्सबर्ग मॉडल ऑल्सो अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल रिलेशनशिप एंड नेटवर्क लीजेंस एंड मॉनिटर रूल इलिस्ट्रेट हाउ मैनेजर रिलाई हेविली ऑन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल। मिंट्सबर्ग ने अपने काम में ये भी बताया कि इनफॉर्मल रिलेशनशिप की क्या इंपॉर्टेंस है इस नेटवर्क की, और उन्होंने इस चीज़ को आपने पूरा मतलब थ्योरी में बताया, अपनी चीज़ों में इलिस्ट्रेट कराया इसकी इंपॉर्टेंस को। और उन्होंने ये भी बताया कि मैनेजर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल पे इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए। आज के टाइम पे भी अगर हम देखें तो एक हाईली स्ट्रक्चर्ड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में इनफॉर्मल चैनल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हमें बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना पड़ता है फॉर्मल और इनफॉर्मल मैनेजमेंट को। देन लिमिटेड एम्फेसिस ऑन लीडरशिप, मिंट्सबर्ग का जो मॉडल था उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है लीडरशिप की। उन्होंने एम्फेसाइज़ किया है कोऑर्डिनेशन पे, गैदरिंग पे, डिसीजन मेकिंग पे, बट जो लीडर का रोल है वो बहुत ही क्रिटिकल बताया है। उन्होंने उसे विजनरी और मोटिवेशनल एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप बताया है कि जो लीडर का रोल होता है वो विजनरी होता है और मोटिवेशन प्रोवाइड करने का बताया। और 21st सेंचुरी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट्स है मैनेजर का कि वो अपनी टीम को इंस्पायर कर सके, उसे इनोवेट कर सके और एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनाने के लिए ये रोल बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेगमेंटेशन एंड रोल ओवरलैप, मिंट्सबर्ग मॉडल एक्नॉलेज द फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ मैनेजर work, their role often overlap and shift between interpersonal information and decision tasking. While this view aligned with the complexity of modern management, मिंट्सबर्ग ने अपने मॉडल में बताया था कि जो मैनेजर का रोल होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड होता है और
कई बारी उनका रोल जो है वो ओवरलैप करता है और आज की कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में ये चीज़ बहुत ही रिलेवेंट है और बहुत ज़्यादा ये मतलब मॉडर्न मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। देन इग्नोरिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, मिन्सबर्ग एनालाइज वाज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ मिडल मैनेजर in organization at a particular point in a history. While his role still provide a valuable insight, the organization environment has evolved and some of the role might not apply universally to all the industry and reason. उनका मतलब ये था कि मिन्सबर्ग का जो एनालाइज है वो उन्होंने मिडल मैनेजर्स को ऑब्जर्व करके तब समझा है। तो ये जो रोल है वो वैल्यूबल इंसाइट तो प्रोवाइड करता है, बट वो सब पे लगे ये ज़रूरी नहीं है। आज के टाइम पे जैसे कि स्पोक पर्सन का रोल बहुत ज़्यादा हो गया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल कम्युनिकेशन। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंटीजेंसी अप्रोच। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट व्यू एन ऑर्गेनाइजेशन एज a unified, interconnected and system comprising of various component and subsystem. These components interact and depend on each other to achieve a organizational objective. सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनिफाइड, इंटरकनेक्टेड और एक सिस्टम की तरह समझता है। उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं और एक दूसरे पे डिपेंड है। अब इसके की फीचर्स है इंटरडिपेंडेंसी, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी वेरियस फंक्शन पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर मार्केटिंग का डिसीजन है तो वो प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर पे भी इफेक्ट करेगा। होलिस्टिक व्यू, ऑर्गेनाइजेशन को एज एन होल देखा जाता है। डायनेमिक इंटरैक्शन, सिस्टम जो है वो स्टैटिक नहीं होता, वो डायनेमिक होता है। वो कंसिस्टेंटली इंटरैक्ट करते रहता है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ओपन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरैक्ट करती है अपने इन्वायरमेंट से, इनपुट मतलब रिसोर्सेज लेती है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लाइक प्रोड्यूसिंग अ आउटपुट, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव, हर एक जो सब सिस्टम है वो ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल के लिए काम कर रहा होता है, जिससे साइनर्जी क्रिएट होती है। फीडबैक मैकेनिज्म, कंटिन्यूस फीडबैक बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि बैलेंस मेंटेन रहे। कंपोनेंट क्या है सिस्टम इन मैनेजमेंट के, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक। एडवांटेजेस क्या है कि ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट करता है और अडेप्टेबिलिटी को इनकरेज करता है। इसके साथ साथ ये इनोवेशन को भी प्रमोट करता है। कंटीजेंसी अप्रोच टू मैनेजमेंट, कंटीजेंसी अप्रोच ये कहता है कि कोई भी एक सिस्टम जो है वो वन साइज फिट सॉल्यूशन, मतलब एक सिस्टम सारे मैनेजमेंट का सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकता। इंस्टेड ऑफ दिस वो कहता है कि एक इफेक्टिव मैनेजर प्रैक्टिसेस जो है वो सिचुएशनल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी। ये कहता है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडोप्टेशन बेस्ड सिस्टम होना चाहिए जो अकॉर्डिंग टू द नीड चेंज किया जा सके। इसका की फीचर्स है सिचुएशनल डिपेंडेंसी, मतलब जैसी सिचुएशन वैसी चीज़ें आप बनाओ। फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजर को एक ऐसा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए जो उसे डिफरेंट सिचुएशन में सूट करे। डायनेमिक इन नेचर, ये अप्रोच कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करना पड़ता है डायनेमिक और चेंजिंग इन्वायरमेंट में। फोकस ऑन फिट, इसका एम है कि मैनेजर प्रैक्टिसेस जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होनी चाहिए। एम्पेरिकल बेसिस, जो भी डिसीजन हो वो हमारे प्रैक्टिकल एविडेंस और एक्सपीरियंस के हिसाब से होना चाहिए रेदर देन रिजिड थ्योरी। एडवांटेजेस क्या है कि ये प्रमोट करता है मैनेजर फ्लेक्सिबिलिटी, इंकरेज करता है टेलर मेड सॉल्यूशन को और एक गैप ब्रिज करता है थ्योरी और प्रैक्टिसेस में और रियल वर्ल्ड कॉम्प्लिसिटी की। अब डिफरेंसेस क्या है इन दोनों के अप्रोच का, वो मैंने यहाँ पे दे रखा है कि कोर फोकस किसका कहाँ पर होता है, नेचर क्या है, होलिस्टिक, यूनिवर्सल, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एंड वेरीफाइंग वन ऑर्गेनाइजेशन। एप्लीकेशन क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेटेड माना जाता है, बट यहाँ ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबल तरीके से देखा जाता है। यहाँ पे इन्वायरमेंट का इंटरैक्शन एक्सटर्नल और इंटरनल होता है, बट यहाँ पे डायनेमिक होता है। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड है, बट यहाँ पर हाईली है। अप्रोच यहाँ पे एनालिटिक और सिस्टमेटिक है, बट दूसरी तरफ प्रेगमेटिक और अप्रोच को फोकस किया जाता है। आप इस एक को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और इसे वीडियो रोक के चाहे पढ़ लीजिएगा। ये टैबुलर फॉर्म में है ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट मेक डिसीजन इन अ वाइड वेराइटी ऑफ सिचुएशन। द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड इट्स क्वालिटी डिपेंड ऑन अ सिचुएशन एंड इट्स component variable which vary from a state of certainty to highly uncertain situation. Discuss this statement and explain the three type of environment in which the decision are made. ये स्टेटमेंट बताता है कि हमें डिसीजन मेकिंग जो है मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है और ये बताता है कि इन्वायरमेंट कितना ज़रूरी होता है किसी भी डिसीजन को लेने का। तो हमारे जैसे तीन तरह के इन्वायरमेंट है, सर्टेन, रिस्क एंड अनसर्टेन। सर्टेन रिस्क में क्या, सर्टेन इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे मैनेजर के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है और पूरा इन्वायरमेंट प्रिडिक्टेबल होता है। रिस्क में क्या होता है कि सम लेवल ऑफ सर्टेनिटी होती है, मतलब थोड़ी प्रोबेबिलिटी होती है। अनसर्टेनिटी, हाईली अनसर्टेन सिचुएशन होती है, मैनेजर के पास ना या तो बहुत ही कम या फिर ना के बराबर इंफॉर्मेशन होती है। अब थ्री टाइप ऑफ डिसीजन, थ्री टाइप ऑफ एनवायरनमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग।
डिसीजन अंडर सर्टेनिटी, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, आउटकम आपको पता होता है कि ये हो सकते हैं और कोई भी रिस्क नहीं होता, जैसे कि मैनेजर डिसाइड टू रीऑर्डर इन्वेंट्री व्हेन स्टॉक लेवल फॉल बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। डिसीजन मेकिंग अप्रोच क्या होता है कि हम फोकस करते हैं ऑप्टिमाइजेशन पे एज देयर इज कंप्लीट क्लियरिटी, और टूल जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग जैसे हम यूज़ करते हैं। डिसीजन अंडर रिस्क, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि आपके पास पार्शियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, प्रोबेबिलिटी असाइन की जाती है डिफरेंट आउटकम को, और मिक्स ऑफ प्रिडिक्टेबल और अनसर्टेनिटी रहती है। एग्जाम्पल, कंपनी डिसाइडिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन अ मार्केट विद अ कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स एंड नोन कस्टमर प्रीफरेंस। डिसीजन मेकिंग अप्रोच होता है कि स्टैटिकल्स टूल यूज़ की जाती है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, डिसीजन ट्री, कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज किया जाता है। डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, करेक्टरिस्टिक क्या है कि आपके लिटिल या फिर नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, और मैनेजर जो है वो अपनी क्रिएटिविटी पे, इंट्यूशन पे या फिर जजमेंट पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, जैसे कि न्यू मार्केट में एंटर किया जा रहा हो जिसकी कोई भी आपको प्रायर डेटा या कॉम्पिटिटर की इन्फॉर्मेशन नहीं है। डिसीजन मेकिंग अप्रोच होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, मैनेजर में अडॉप्ट अ कंजर्वेशन और अ बोल्ड स्ट्रैटेजी डिपेंडिंग ऑन रिस्क एपिटेट। की वेरिएबल्स जो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं: एबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइम कॉन्स्ट्रेंट, कॉम्प्लिसिटी ऑफ प्रॉब्लम, मैनेजरल एक्सपीरियंस एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसी के साथ मैं ये वाला पार्ट यहीं पे एंड करती हूँ, बाकी के क्वेश्चन आपके नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।